ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एक फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, जहां h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि हमें दिया हुआ है। ओके, तो अगर पर सेकेंड n फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये स्मॉल n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या है? ये है पर सेकेंड जो एनर्जी एमिट हो रही है। और पर सेकेंड जो एनर्जी एमिट होती है वो क्या होता है? वो होता है पावर, है कि नहीं? यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू पी लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी। ओके, तो p का वैल्यू क्या दिया हुआ है? हमें 100 वॉट दिया हुआ है, तो अब सिंपली सब्सटीट्यूट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो P है हमारे पास 100 वॉट, लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, सो ऑब्वियसली SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं H से, H का अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 SI यूनिट्स में, और C का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा लगभग 3 इंटू 10 टू द पावर 20, यानी कि पर सेकेंड इतने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस वार्म अप के लिए था। तो अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ऑलराइट, इससे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लाइट बीम ऑन द प्लेट। कैलकुलेट पावर ऑफ द बीम, अज्यूम प्लेट इज परफेक्टली एब्सॉर्बिंग। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर का क्वेश्चन है। याद कीजिए रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, क्या क्या केसेस होते हैं। तो ये कैसा सिचुएशन है? जब ये परफेक्टली एब्सॉर्बिंग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको रेडिएशन प्रेशर याद है, तो रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाता है? रेडिएशन प्रेशर हो जाता है I बाई सी इंटू 1+R। ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है। यहाँ पे R क्या है? R है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसका मतलब है कितना परसेंट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो R का क्या वैल्यू होगा? R का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी कि रेडिएशन प्रेशर सिंपली कितना हो जाएगा? I बाई सी। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये आ गया रेडिएशन प्रेशर। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें लाइट कैसे फॉल कर रही है? परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। ठीक है, ये जो प्रेशर लग रहा है ये कैसा है? तो लाइट अगर परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है कि नहीं? अगर लाइट परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो फोर्स भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो यहां पे हमारे पास फोर्स हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो रेडिएशन प्रेशर है हमारे पास I बाई सी, और यहां से एरिया हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये लग गया इसके ऊपर फोर्स। ये फोर्स क्या कर रहा है? इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू mg, है कि नहीं? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पावर ऑफ द बीम। ओके, अब पावर और इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है? हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एरिया क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये एरिया हम ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, हमें क्या लेना पड़ता है? परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एनर्जी। इस केस में जो एनर्जी फ्लो कर रही है, जो बीम है, वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर। यानी कि पावर क्या आ गया? पावर आ गया I इंटू ए। तो पावर हम पावर के लिए भी यूज कर रहे हैं और प्रेशर के लिए भी यूज कर रहे हैं, बट डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने उसको P रेडिएशन कर दिया है कि नहीं? P है पावर, P रेडिएशन है प्रेशर। ठीक है, यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कि I इंटू ए, इसकी जगह मैं P डाल देता हूं, तो P बाई सी इज इक्वल टू mg, यानी कि P इज इक्वल टू mgc, है कि नहीं? अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट करते हैं। 10 ग्राम है तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg हो गया। g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो हमें पावर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 7 वॉट। हर एक चीज हमने SI यूनिट्स में ली है, तो आंसर भी ऑब्वियसली SI यूनिट्स में ही आएगा। ऑलराइट, क्लियर? तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको रेडिएशन प्रेशर पता है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट सिनारियो देखते हैं।
The radiation of wavelength 200 nanometer is propagating in the form of a parallel surface. Okay, the power of the beam is 5 milliwatt and its cross sectional area is 1 millimeter square. Find the pressure exerted by radiation on the metallic surface if the radiation is completely reflected. तो लाइट आ रही है, परपेंडिकुलरली उस सरफेस पे गिर रही है और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन। ठीक है, अगेन रेडिएशन प्रेशर का क्वेश्चन है। याद कीजिए कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है इन केस ऑफ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और लाइट यहां कैसे गिर रही है? परपेंडिकुलरली। ओके, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए, उम्मीद है बन गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्रेशर एक्सर्टेड, रेडिएशन प्रेशर चाहिए। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? रेडिएशन प्रेशर होता है I/C इंटू 1+R। अब यहां पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है? ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2I/C। बस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंटेंसिटी नहीं दिया हुआ है हमें। ओके, इंटेंसिटी हमें नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें पावर दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी और पावर का रिलेशनशिप अपने को पता है क्या? ठीक है, अगर याद नहीं है तो 2 सेकंड लगता है निकालने में। आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि ये जो पावर है ये हो जाएगा I इंटू ए। करेक्ट, पावर क्या हो जाएगा? I इंटू ए, यानी कि I के लिए क्या आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? I के लिए हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं P डिवाइडेड बाई ए। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई सी, और I की जगह हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं P डिवाइडेड बाई ए। अब सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो गया 2, P का वैल्यू कितना है? 5 मिली वॉट, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ वॉट डिवाइडेड बाई द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 3 इंटू 10⁸। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 3.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये प्रेशर है। ओके, तो 2 केसेस हमने डिस्कस कर लिए। एक बार ये कंप्लीटली एब्सॉर्बिंग सरफेस है, बट जो इंसिडेंट लाइट थी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी। नेक्स्ट केस में क्या हुआ? नेक्स्ट केस में परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, लेकिन लाइट जो इंसिडेंट थी वो अब भी परपेंडिकुलर थी, यानी कि तीसरा केस बच रहा है। कौन सा केस? जब लाइट एक एंगल पे फॉल करेगी, है कि नहीं? तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, उससे पहले ऑप्शन, ऑब्वियसली ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane light wave of intensity I is equal to 0.2 watt per centimeter square। यूनिट पे ध्यान, जहां पे भी आपको ऐसा यूनिट नहीं दिखे अलर्ट हो जाइए। ओके, falls on a plane mirror surface with reflection coefficient rho is equal to 0.8. The angle of incidence is 45 degree. In terms of corpuscle theory, find the magnitude of the normal pressure exerted on that surface। ठीक है, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं थर्ड सिचुएशन की। इस सिचुएशन में आप बताइए कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है और उसको कैलकुलेट कीजिए। ऑल राइट, तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रेडिएशन प्रेशर इस केस में क्या हो जाता है? जब एक एंगल पे फॉल कर रही है, इस केस में ये हो जाता है I/C इंटू 1+R। ये तो रहता ही रहता है। इसके अलावा एक टर्म आ जाता है cos स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एक्सप्रेशंस आप डेरिवेशन का याद नहीं रख पा रहे हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा वापस जाके इसका डेरिवेशन देखिए, क्योंकि डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल को कुछ चेंज कर दिया तो ओके, तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट तो याद रखना ही रखना है। ओके, तो अब करना क्या है? सब कुछ दिया हुआ है क्या? ये हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 0.8, थीटा हमें पता है, आई हमें पता है, सी तो पता ही है, तो सिंपली क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है। ओके, आई का वैल्यू है 0.2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अलर्ट हो गया हूं क्योंकि ये एसआई यूनिट नहीं है। 1+R का वैल्यू हो जाएगा 1.8। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये बन जाएगा हाफ, और सी से डिवाइड करना है जो कि है 3 इंटू 10⁸।
अब ऊपर में वॉट है, नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब सब कुछ एसआई यूनिट्स में आ गया है। ओके, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। तो अगर एसआई यूनिट्स में आ गया है, कैलकुलेशन भी सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 6 माइक्रो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन। ओके, तो चाहिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट, डन। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब हम कहां आ गए? अब हम आ गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जो कि मेन पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस fully stopped by a retarding potential of 3 volt. The photoelectric effect begins in the metal at frequency of 6 into 10 to the power 14 per second hertz. Find the work function of this metal. ओके, दो चीजें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालनी है। क्या दिया हुआ है कि वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनको स्टॉप करने के लिए, कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो है 3 वोल्ट। रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3 वोल्ट। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड, और हमें वर्क फंक्शन भी निकालना है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, रिकॉल कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, क्विक रिवीजन कर देता हूं। अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन है hc बाय लैम्डा, तो ये एनर्जी किसको मिली? ये एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर फाई से ज्यादा होगी, फाई क्या होता है? वर्क फंक्शन। अगर इससे ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी कि लैम्डा क्या होना चाहिए? लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन hc, सॉरी hc अपॉन 5, है कि नहीं? यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना हो जाएगा? लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा? hc बाई 5। इतनी एनर्जी, इतने वेवलेंथ तो होनी ही चाहिए, या बेटर है कि इससे कम हो वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के ऊपर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सेम कहानी हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो जो फोटोन के पास एनर्जी है वो है h न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये मिला इलेक्ट्रॉन को। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, यानी कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाई h, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5 अपॉन h, है कि नहीं? यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं कि 5 जो होता है वो होता है h न्यू नॉट। करेक्ट। अब यहां में क्या दिया हुआ है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल निकालना है, ये तो क्लियर है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें निकालना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो 5 इज इक्वल टू h न्यू नॉट हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? h का वैल्यू हमें पता है, न्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है, डाल देंगे, आंसर आ जाएगा किसमें? ये आ जाएगा जूल में। ध्यान रखिएगा, ये 5 जो आएगा एसआई यूनिट्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जूल में आंसर आएगा, और अगर जूल में आंसर आ गया तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो 5 की कहानी समझ में आ गई। ओके, अब हमें क्या पता है कि के मैक्स कितना हो जाता है? के मैक्स हो जाता है hc बाई लैम्डा माइनस 5, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि h न्यू माइनस 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से इसको मैनिपुलेट थोड़ा सा कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हमारे काम का क्या है? हमारे काम का ये है, क्योंकि न्यू नॉट हमें पता है, न्यू हमें निकालना है कि नहीं? और के मैक्स ये होता है। अब हमें देखना है कि के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो पहले आप इसको चाहिए तो फटाफट नोट कीजिए, आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम पे चलते हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या करना है? के मैक्स क्या होता है?
के मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इतना रिटार्डिंग पोटेंशियल हो ताकि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए। ओके, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ओके, इसका क्या मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक रिपल्शन एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर एक रिपल्शन एक्ट कर रहा है। अगेंस्ट दिस रिपल्शन इसको वहां तक पहुंचना है, क्योंकि हमने क्या किया है, पोटेंशियल की पोलैरिटी जो है उसको बदल दी है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ये लूज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो केमैक्स काइनेटिक एनर्जी ये लूज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन करेगा? ई वी नॉट। अगर पोटेंशियल वी नॉट है और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो ई वी नॉट इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिलेशनशिप होता है केमैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल में। दिस शुड बी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, है कि नहीं? तो आ गया सारा कुछ अब हमारे सामने है। अब सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकाल लेना है। ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वी नॉट का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। दिस इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट का भी वैल्यू हमें पता है कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। ओके, अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा लगभग 1.32 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, बट ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रुक रहा हूँ अगेन फॉर अ फ्यू सेकंड्स ताकि इसको आप नोट कर लें, चाहे तो कैलकुलेशन कर लें या स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आंसर आप नोट कर लेना। ऑलराइट, तो न्यू का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1.32 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। क्लियर? ऑल गुड? रिवीजन हो गया, एक बेसिक रिवीजन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट the wavelength of incident light is decreased from 6000 angstrom to 4000 angstrom while the intensity of radiation remains the same. Choose the correct statements. तो ये क्या है? मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो हो जाती है इक्वल टू ई वी नॉट और वो हो जाता है इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, है कि नहीं? ओके, तो यहां क्या किया गया है? यहां लैम्डा को डिक्रीज किया गया है। अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो वी नॉट क्या होगा? वी नॉट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बेसिकली बात इतनी सी है कि अगर लैम्डा को डिक्रीज करेंगे तो जो फोटोन की एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो गई तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और मैक्सिमम काइनेटिक इंक्रीज हो जाएगी तो ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा उसको रोकने के लिए, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, यानी कि द कट ऑफ पोटेंशियल विल इंक्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। सोचिए इसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होगा? तो ध्यान में रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ध्यान रखिएगा, वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अब इंटेंसिटी अगर लाइट की इंक्रीज करनी है और हम मान रहे हैं कि फोटॉन्स उस एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, तो एनर्जी जो है उस लाइट बीम में जो एनर्जी होगी उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है फोटॉन। तो अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हम यूज कर रहे हैं तो हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे? हमें ज्यादा फोटॉन्स भेजने होंगे पर सेकेंड। सोचिए इसके बारे में, उसका वेवलेंथ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें एनर्जी बढ़ानी है, तो क्या करेंगे? पर सेकेंड हम ज्यादा फोटॉन्स को भेजेंगे। पर सेकेंड अगर हम ज्यादा फोटॉन्स को भेजेंगे मतलब इंटेंसिटी ज्यादा, और अगर पर सेकेंड ज्यादा फोटॉन्स जाके मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, है कि नहीं? यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? सेम। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रिमेन्स द सेम। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटॉन्स विल इंक्रीज। अब ये समझ में आ रहा है, लैम्डा घटेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शंस बी एंड डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शंस, है कि नहीं? तो ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस एंड दिस इज सॉर्टेड, है कि नहीं? डन, कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अ नोड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्लेट करंट। ठीक है, नोड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्लेट करंट। नोड पोटेंशियल जब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि बैटरी एक पर्टिकुलर पोलैरिटी में जो कि इलेक्ट्रॉन्स को सक कर लेगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करेगा दूसरे एंड पे जाने में। और नेगेटिव जब हो जाएगा पोटेंशियल, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करेगा, ठीक है, इसको नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। ऑलराइट, तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? A and B will have same intensities while B and C will have different frequencies. Okay, B and C will have different intensities while A and B will have different frequencies. तो बेसिकली बात क्या हो रही है कि A B C में किसकी इंटेंसिटी सेम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये हमें पता लगाना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि बी और सी का जो सैचुरेशन करंट है वो क्या है? बी और सी का जो सैचुरेशन करंट है वो इक्वल है। ओके, अब जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, क्या होता है? जैसे जैसे पोटेंशियल हम इंक्रीज करते हैं, करंट इंक्रीज करता है। तो दिख रहा है करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, बट वो अल्टीमेटली जाके सैचुरेट कर जाता है। ओके, तो जो सैचुरेशन करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अभी हमने डिस्कस किया था, सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक टाइम के बाद पोटेंशियल उसको इंक्रीज नहीं करा सकता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो हमें क्या दिख रहा है? फोटो करंट तो सेम है, और अगर फोटो करंट सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? सेम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी एंड सी विल हैव सेम इंटेंसिटी। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या हमें दिख रहा है कि ए और बी, इन दो का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। दिख रहा है, ए और बी का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। ओके, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? सोचिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? ई वी नॉट, सॉरी ई वी नॉट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सॉरी वी नॉट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ई वी नॉट क्या है? ई वी नॉट है के मैक्स, और के मैक्स कितना होता है? एच न्यू माइनस 5। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। बल्कि ये उल्टा सिनारियो है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी, और उसको रोकने के लिए ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तो पहली चीज तो ट्रेंड समझ में आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड समझ में आ रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। पहली चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज ये समझ में आई कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई। फाइव कॉन्स्टेंट फॉर दैट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो कांस्टेंट ही है, एच भी कांस्टेंट ही है, यानी कि वी नॉट सिर्फ डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, है कि नहीं? चेक कीजिए, वी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, या वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं ए एंड बी विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, कह सकते हैं ऐसा। और अगर कैसा ऐसा कह सकते हैं तो हमारे क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है, लेकिन
एक और इंफॉर्मेशन है जो हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट एक और एक्सप्रेशन यहां से, एक और रिलेशनशिप हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं कि सी और ए या बी में क्या रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी का। तो हम कह सकते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। कह सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन में नहीं है, बट ये चीज भी यहां से हम डिड्यूस कर सकते हैं, है कि नहीं? यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटीज व्हाइल ए एंड बी विल हैव सेम फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इसको आप चाहिए तो नोट कीजिए, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग में एक बार इसको रन कीजिए, जो जो हमने लॉजिकल डिस्कशन किया उसको दिमाग में एक बार रन कीजिए एंड मेक श्योर कि आपको समझ में आ गया। है ना सिंपल चैप्टर, बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर, सिंपल है बट काफी कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ऑलराइट, क्लियर? तो ऑप्शन चेक कर लें, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट using light having frequency greater than that of threshold frequency, the photo current will certainly increase when, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यहां दे दिया है, सर्टेनली इंक्रीज, यानी इंक्रीज करना ही करना है, शायद के यहां गुंजाइश नहीं है। ओके, चलिए, तो हमारे ऑप्शंस क्या है? अनोड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, एरिया ऑफ कैथोड सरफेस इज इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, या डिस्टेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए, अनोड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ग्राफ अगर देखें हम, ये है इंटेंसिटी, सॉरी ये है करंट, और ये है अनोड पोटेंशियल। यानी कि अगर पोटेंशियल जीरो होता है तो कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी से क्रॉसओवर कर सकता है फ्रॉम कैथोड टू अनोड, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा अनोड की तरफ। ठीक है, तो करंट क्या होगा, करंट होगा इंक्रीज, लेकिन एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं